हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशंस पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन देखा था और इंडिया यूएस रिलेशनशिप के जो बेसिक्स चीज़ें थी वो हमने डिस्कस करी थी। आज की क्लास में भी हम इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशनशिप पार्ट 2 देखने वाले हैं और इसमें कुछ हम जो इंडिया यूएस के बीच में कुछ समझौते हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। बीईसीए का क्या है कि इंडिया के जो अमेरिका का जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस है, जो जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस है अमेरिका का, उसको इंडिया यूज़ करेगा और उससे इंडिया को क्या हेल्प मिलेगा कि एक रियल टाइम मतलब एकदम सटीक जो है एक्सेस प्राप्त होगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं वेपन्स के, ठीक है, जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, जो हमारे हथियार हैं, मिसाइल है या फिर जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स भी जो होते हैं, ठीक है, उनको जो है एक तरीके से एक्यूरेसी प्राप्त होगी, ठीक है, सटीकता प्राप्त होगी, उसमें और वृद्धि होगी सटीकता में, ठीक है। दो द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मैप्स एंड सैटेलाइट्स इमेज, इट विल हेल्प इंडिया एक्सेस टोपोग्राफिकल एंड एरोनॉटिकल डेटा एंड एडवांस्ड प्रोडक्ट्स दैट विल एड इन नेविगेशन एंड टारगेटिंग। तो जो जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस अमेरिका का यूज़ करेगा इंडिया, ठीक है, उससे जो है जो मैप पर इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा या सैटेलाइट इमेज होगी, इससे इंडिया का जो टोपोग्राफिकल और एरोनॉटिकल जो डेटा प्राप्त करेगा इंडिया, ठीक है, वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा और इससे नेविगेशन और किसी भी चीज़ को टारगेट करने में भी हेल्प मिलेगी इंडिया को। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। इंडिया पहले जो है यूएस का जो जीपीएस सिस्टम यूज़ करता था, ठीक है, बाद में इंडिया ने अपना एक गगन जो है नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया था और कुछ जो है जो जीपीएस जो था वो सिविलियन यूज़ के लिए इंडिया यूज़ करता था, सिविलियन पर्पजेस के लिए, लेकिन जो रसिया का ग्लासनोस्ट था उसको इंडिया ने यूज़ किया था मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी। तो अभी जो ये बीईसीए है, इसमें और भी आगे के मतलब एनहेंस्ड रूप से जो है नेविगेशन या जियो स्पेशियल जो इंटेलिजेंस है यूएस का, वो इंडिया के द्वारा यूज़ किया जाएगा। और इसके साथ जो है एक लेमोआ यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है हुआ था दोनों देशों के बीच में। ये जो 3 पैक्ट साइन हुए थे, उसमें से ये पहला पैक्ट था जो 2016 में हुआ था। और ये जो है लेमोआ allows the militaries of the US and India to replenish from each other's base and access supplies, spare parts and services from each other's land facilities, air bases and ports। जो भी दोनों अमेरिका का है, इंडिया का है, ठीक है। एक्चुअली ये लॉजिस्टिक एक्सचेंजेस मेमोरेंडम एग्रीमेंट है। तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि किसी भी मतलब जगह पे पहुंच या ट्रांसपोर्ट करना होगा किसी को, एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इसमें जो इंडिया की और यूएस की जो सेनाएं हैं, तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि दोनों एक दूसरे के जो है अड्डों को यानी बेसिस को और जो स्पेयर पार्ट्स होंगे या फिर जो सेवाएं होंगी, जो दोनों देशों के जो सॉवरेन एरियाज में, क्षेत्र में आते होंगे, लैंड पे आते होंगे, ठीक है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ज़मीन पे हो, चाहे वो एयर बेसिस हो या फिर पोर्ट्स हो, वो दोनों एक दूसरे का यूज़ कर सकते हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी, ठीक है। ये इंडिया यूएस नेवी टू नेवी कोऑपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी जो है क्लोजली कोऑपरेशन उन दोनों कंट्रीज़ का चल रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन जो है इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय। इंडो पैसिफिक रीजन जो है अभी जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स का सेंटर बना हुआ है, इंडो पैसिफिक रीजन में ही साउथ चाइना सी में चाइना और जो अदर रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके बीच में तानातानी भी चल रही है और वहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज भी हैं जिनको चाइना जो है एक तरीके से अपने डोमिनेंस में लेना चाहता है। और इंडिया का इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के कोऑपरेशन से क्या होगा कि चाइना को एक तरीके से बैलेंस करने में भी हेल्प मिलेगा और जो इंडो पैसिफिक रीजन के रिसोर्सेज हैं उनको भी इंडिया जो है एक्सेस कर पाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इंडिया की पहुंच हर जगह पे होनी चाहिए और उस पहुंच को बढ़ाने के लिए जो ये लेमोआ एग्रीमेंट
पैक्ट साइन किया गया है दोनों देशों के बीच में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे क्या होगा कि इंडिया अमेरिका के जो अड्डे हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनका यूज़ कर सकता है, चाहे वो लैंड पे फैसिलिटीज़ हो या एयरबेस हो या पोर्ट्स हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एक एग्रीमेंट। एंड एक है कॉमकासा। कॉमकासा मतलब है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये जो है 2018 सितंबर में साइन किया गया था, और जो पहला फर्स्ट जो 2+2 डायलॉग्स हुआ था, जिसकी हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी, उसमें जो हमारी सुषमा स्वराज जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, उनके साथ हुआ था, तो उसमें ये कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ था। और इसमें जो है इंडिया के लिए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स और सिस्टम जो है वो इंडिया को देने की बात करता है यूएस। इनक्रिप्टेड ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम इक्विपमेंट्स होंगे जो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्टेड होंगे, ज़्यादा सुरक्षित होंगे, और इससे जो है इंडिया और यूएस की जो मिलिट्री कमांडर्स हैं और जो एयरक्राफ्ट और शिप्स हैं, ठीक है, दोनों देशों के, वो एक सिक्योर नेटवर्क के माध्यम से दोनों देशों की मिलिट्रीज के बीच में एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से जो है कम्युनिकेशन या संवाद हो पाएगा। और ये या तो युद्ध के समय में भी हो सकता है, शांति के समय में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों देशों के बीच में एक तरीके से सैन्य कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, और ये काफ़ी सिक्योर होगा। एंड साइनिंग द कॉमकासा paved the way for transfer of communication security equipments from the US to India। और इसको साइन करने के बाद से जो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं, जो संचार से रिलेटेड जो सुरक्षा उपकरण हैं, वो यूएस से इंडिया में आ सकते हैं, ठीक है। और इससे जो है एंट्रोपरेबिलिटी बिटवीन देयर फोर्सेस में, मतलब इनके में परस्पर जो है एक तरीके से जो सहयोग है वो काफ़ी बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में कॉमकासा एग्रीमेंट्स से। अब इन तीनों का जो है हम एक महत्व देखते हैं, ठीक है। इन तीनों मैकेनिज्म से जो है ये मिलिट्रीज जो हैं, ठीक है, एक तो मिलिट्रीज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों देशों के मिलिट्रीज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये चाइना की जो एक तरीके से आक्रामकता जो इस रीजन में बढ़ रही है, उसके लिए काफ़ी जो है ज़रूरी है कि दोनों देश इस तरीके की जो है चीज़ें करें एक साथ। और जो एलएसी पर हमारा इस लद्दाख के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था, एंड द लॉन्गेस्ट मोस्ट सीरियस 3 डिकेड्स, जो 3 डिकेड्स के बाद में सबसे जो है लंबा और सबसे सीरियस जो है ये एक तरीके से स्टैंड ऑफ था। तो इस तरीके की जो चाइना की पॉलिसी है इंक्रोचमेंट की, एंड जो ऑक्युपाई करने की, जो अवैध तरीके से जो ऑक्युपाई करते थे, सलामी स्लाइसिंग की जो इसकी स्ट्रेटजी है, इंडियन जो हमारा बॉर्डर है, पहले वो इस स्ट्रेटजी को साउथ चाइना सी में इसको फॉलो करता था, साउथ चाइना सी में। लेकिन अब जो है वो इंडिया के बॉर्डर्स पे भी सलामी स्लाइसिंग का प्रयोग करने लगा है। सलामी स्लाइसिंग के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है, कि पहले कि थोड़े से एक एरिया पे कब्जा करता है, उसके बाद से वो उसका विस्तार कर लेता है, लाइक नेक्स्ट स्टेप ले लेता है, तो थोड़ा थोड़ा करके 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर करके वो कब्जा करता है। तो इस तरीके के स्टैंड ऑफ्स अब जो है वहाँ पे इंडिया के और चाइना के बॉर्डर पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया चाइना की जो एग्रेसिवनेस है, लास्ट टाइम जब 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे एक तरफा युद्ध की घोषणा करी थी सीमा विवाद को लेकर के, ठीक है, तो उस समय पे इंडिया इस तरीके के किसी भी कोऑपरेशन में नहीं था किसी भी कंट्री के साथ। एक तरीके से भारत जो है पंचशील के सिद्धांत को फॉलो कर रहा था, और काफ़ी जो जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें ये माना गया था कि यही एक अच्छा रास्ता है देशों के विकास को लेकर के। लेकिन वो अच्छा रास्ता साबित नहीं हुआ था और इंडिया को इसमें बैक स्टेप किया गया था। तो अब जो है यूएस के साथ इस तरीके के पैक्स के साथ जो है इंडिया और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तो जो इंडिया और यूएस जो है एक दूसरे के जो राडार इंटेलिजेंस है और जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको असाधारण रूप से मतलब असाधारण स्तर पर इंटेंसिफाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट जोड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी जो है इंडिया के फेवर में होगा चाइना को बैलेंस करने के लिए। और ये जो बातचीत है
ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है दोनों देशों के बीच में, उसकी सुविधा प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की सुविधा प्रदान करता है। और इसमें इन हाई एंड सेटेलाइट इमेजेस भी शेयर किए जाएंगे। जो यूएस की जो सेटेलाइट्स के इमेजेस होती हैं उनके रिजोल्यूशंस काफ़ी अच्छे होते हैं, और वो रिजोल्यूशन जो है इतने स्ट्रांग होते हैं कि कहा जाता है कि अगर आप चाय पी रहे हो और यूएस की सेटेलाइट से उसकी फ़ोटो ली जाएगी तो उसमें चाय पे लिखे हुए जो वर्ड्स हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के रिजोल्यूशंस वाले सेटेलाइट्स को यूज़ करता है। तो हाई एंड सेटेलाइट इमेजेस का यूज़ इंडिया कर सकता है। टेलीफोन इंटरसेप्ट्स और डेटा का भी यूज़ कर सकता है। जो चाइनीज़ ट्रुप्स हैं उनके और उनके जो वेपन डिप्लॉयमेंट्स हैं उनके ऊपर भी एलएसी पर जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमको बाद में पता चलता है कि चाइना ने हमारा जो है इतना हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है, या फिर चाइना ने हमारे पड़ोस में जो है बॉर्डर पर डिस्प्यूटेड एरिया में गांव बसा लिया है। ये सैटेलाइट इमेज से हमको लेट से पता चलता है। लेकिन अमेरिका के साथ जो ये BECA, लेमाओ और कॉमकासा जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, इनके माध्यम से इंडिया जो है रियल टाइम जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है, सटीक जानकारी मिल सकती है, और उस पर जो है सही समय पर इंडिया कदम भी उठा सकता है। तो ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं हाई स्टेक एग्रीमेंट्स। जो इन तीनों एग्रीमेंट्स के बारे में एक बार फिर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। 3 फंडामेंटल डिफेंस पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, ओनली वन हैज साइंड, लेकिन अभी तीनों साइन हो गए हैं। ठीक है, और जो कामकासा है वो कामकासा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स जो है ये इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और की रिक्वायरमेंट्स फॉर द यूएस टू शेयर हाई टेक मिलिट्री हार्डवेयर्स भी यूएस के द्वारा शेयर किया जाएगा। एंड जो काम कैसा है वो, और जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है बेका, ठीक है, जो कि एक्सचेंज ऑफ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन जो सैटेलाइट से ली जाती है सूचनाएं, वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अदला बदली करेंगे एक दूसरे के साथ। और इट वॉज फियर दैट साइनिंग दीज, पहले ये माना गया था कि अगर इन एग्रीमेंट्स पे साइन होता है वुड मीन कंप्राइजिंग इंडियाज एज ओल्ड मिलिट्री टाइज विद रसिया। इससे क्या होगा कि रसिया जो है हमारा जो बहुत पुराना दोस्त है मिलिट्री के क्षेत्र में, अगर ये हम एग्रीमेंट्स यूएस के साथ करते हैं तो रसिया के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। और जो उसके जो अमेरिका के जो वेपनरी सिस्टम है, वो जो यूएस का जो वेपनरी सिस्टम है, रसिया का जो हथियार हैं उनको हम नहीं ले सकते हैं रसिया से फिर। तो ये एक डर था, इसलिए भी इसको थोड़ा सा साइन करने में देर हो गया। लेमोआ का लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट जो है ये 2016 में तो साइन कर लिया गया था, और ये दोनों मिलिट्रीज को एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर जो है पहुंच प्रदान करता है विदाउट मेकिंग इट ऑटोमेटिक और ऑब्लिगेटरी, मोस्टली फॉर द पर्पज ऑफ रीफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। मतलब अगर वहाँ पे इंडिया को रीफ्यूलिंग करानी है फिर से अपने जैसे जहाज़ हो गया, शिप हो गया, उसमें ईंधन भरवाना है, तो इंडिया उनके मिलिट्री फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकता है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा एक तरीके से हमारे फेवर में दिखाई देने वाला है। पैक्ट्स हमने साइन किए हैं। एनर्जी और क्लाइमेट चेंजेस पे जो है हम देखते हैं कि एनर्जी और क्लाइमेट चेंजेस पे दोनों देशों का क्या सीन है। तो जो यूएस और इंडिया का एनर्जी डायलॉग्स है, जिसके बारे में हमने पीछे बात किया था, वो मई 2005 में लॉन्च किया गया था, और ये जो है इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश एनर्जी सेक्टर में इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और जो इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी वो 2015 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। और इसमें 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं जो ऑयल एंड गैस एंड कोल पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, न्यू टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जीज, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास जो है इसके तहत होंगे। जो 5 वर्किंग ग्रुप्स होंगे, ये एनर्जी डायलॉग्स जो होगा उसके तहत इस पर बात की जाएगी। तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज होंगी और रिन्यूएबल एनर्जी, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जो अक्षय ऊर्जा होती है जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, उनको फिर से दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया। ठीक है, तो इन पे बीच में जो ये आज का जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, इससे भी एक तरीके से निपटा जा सकता है। और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है, जो इंडिया यूएस के बीच में शुरू हुआ था,
ठीक है, उस पर भी बातचीत इस डायलॉग्स के तहत होती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, धारणीय विकास का मतलब क्या है कि ऐसा विकास जिसमें जो है संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट किया जाता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको सुरक्षित रखते हुए विकास। तो अगर हम एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पे आगे बात करें तो जो इंडियन कंपनीज जैसे कि रिलायंस, एसआर, गेल जो है, ठीक है, वो यूएस के नेचुरल गैस मार्केट में निवेश करती हैं, ठीक है। और ये दोनों देशों के बीच में जो एनर्जी पार्टनरशिप है, ऊर्जा को लेकर के भागीदारी है, उसको उसके लिए एक नया युग की शुरुआत करता है, ठीक है। इंडिया यूएस नेचुरल गैस टास्क फोर्स जो है ये 2018 में बनाई गई थी। और इंडिया ने जो है क्रूड और एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यूएस से 2017 और 18 में जो है 2017 में क्रूड, 2018 में लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, आयात करना शुरू कर दिया। और पीछे जो पहले जो है, इंडिया हैज़ वॉक्ड विद द यूएस फ्रॉम स्टॉकहोम्स कन्वेंशन टू पेरिस एग्रीमेंट, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड कोपेनहेगन समिट। यहाँ पे इंडिया ने यूएस का साथ दिया था। जो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन टू पेरिस एग्रीमेंट है, रियो समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, कोपेनहेगन समिट है, यहाँ पे ये सारे जो है एक पेरिस एग्रीमेंट है, ये भी जलवायु परिवर्तन पर ही हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर बेसिकली जो ये आप देख रहे हो, ये सारे जो क्योटो प्रोटोकॉल एंड कोपेनहेगन समिट, ये क्या है कि ये सारे जो है यूएनएफसीसी से ही निकले हुए थे। अगर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज जो था, यूएनएफसीसी बोलते हैं इसको, ये 1994 में ले आया गया था। ये जो है जलवायु परिवर्तन जो है, जो हो रहा था, जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, इसको फर्स्ट टाइम इसमें एक्सेप्ट किया गया था। ये रियो डे जेनेरियो में किया गया था। इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थ समिट भी इसी को बोलते हैं। यही जो है ऑल जो समिट्स आज जो बैठकें होती हैं, जो सालाना जो एग्रीमेंट्स जो होते हैं, पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं से निकली हैं। तो यहाँ पे हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ पे। ये बेसिकली ये माना गया कि जो औद्योगिक एरा था उसके पहले के बराबर जो है टेम्परेचर ले करके जाना है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था जो बाध्यकारी होता। तो जो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस बनाए गए थे यूएनएफसीसी में, वो उनका जो है रिव्यू करना था, ठीक है, सालाना। तो उसके लिए प्रोटोकॉल होते थे, ठीक है, जो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लेकर के आया गया था। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते थे, यहाँ पे जो नियम बनाए जाते थे, जो रूल्स बनाए जाते थे, प्रोटोकॉल्स होते थे, प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो नियम बनाए जाते थे वो जो है बाध्यकारी होते थे, वो बाइंडिंग्स होते थे, मतलब इनको मानना जो है ज़रूरी होता था। तो ये प्रोटोकॉल्स होते रहते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल 12 सालों के लिए हुआ था, ठीक है। और ये जो प्रोटोकॉल हुए थे, इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसको रिव्यू करने के लिए जो भी सिग्नेटरीज हैं, इसको, ये जो यूएनएफसीसी पे जिन 194 कंट्रीज ने साइन किया, ठीक है, इनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, इनकी सालाना बैठक होती है, सालाना बैठक होती है, जिसको हम कॉप बोलते हैं, कॉप। और वो रिव्यू करने के लिए होता है कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो जो फर्स्ट कॉप हुआ था वो कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था। तो इस तरीके से जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है, बैठकें होती हैं। तो ये जो पेरिस आप देख रहे हो, जो ये पेरिस एग्रीमेंट है, कन्वेंशंस जो होते हैं, रियो समिट जो ये हमने पहले बात किया था, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन समिट, ये समिट सारे जो है इसी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम इस पे जो है आगे देखते हैं कि द फाइन बैलेंस स्ट्रक बाय इंडिया एंड यूएस कल्मिनेट इन द एजेंडा 21। एजेंडा 21 भी ये क्लाइमेट से ही रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल
के टाइप का, ठीक है। और ये रेजिंग होप फॉर ए रेनेसां इन द एरिया ऑफ द बोथ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये इससे जो है दोनों के बीच में जो कोऑपरेशन है उससे इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट, विकास और पर्यावरण दोनों के क्षेत्रों में एक तरीके से पुनर्जागरण का दृष्टिकोण दिखाता है। और जो अमेरिका है और अन्य जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अब जो उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो उसको उन्होंने थोड़ा सा, अमेरिका ने सीरियसली नहीं लिया था, ठीक है। और उसके बाद से उन्होंने इंडिया, अमेरिका ने सीरियसली नहीं लिया था इसको, और इंडिया, चाइना और ब्राज़ील जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, इनसे जो उन्होंने ये उनके लिए जो मैंडेटरी अनिवार्य कट यानी कि इमिशंस को कट करने के लिए वो मांग करनी शुरू कर दी थी। बर्लिन नेगोशिएशन जो पहली कॉप हुई थी 1995 में, उसमें, ठीक है। और ये दोनों देशों के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट अक्टूबर 2008 में साइन किया गया था, और इंडिया यूएस के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी वर्किंग ग्रुप भी है जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट यानी शोध और विकास की एक्टिविटीज़ में लिप्त होता है, और जो है अभी तक 10 बार मिल चुका है। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अंडर द R&D कोलैबोरेशन विच आर रिव्यूड बाय द वर्किंग ग्रुप्स। जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट, जो शोध और विकास से संबंधित जो कार्यक्रम चलते हैं वो इसमें रिव्यू किए जाते हैं, उनकी इसमें समीक्षा की जाती है। और एक यूएस की कंपनी है वेस्टिंग हाउस जो है, इसने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक डिस्कशन किया यानी बातचीत करी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट दैट इनवाइसेस 6 AP1000 रिएक्टर्स एट कोवाडा आंध्र प्रदेश में जो है एक 1000 AP के रिएक्टर्स को लगाने के लिए इससे बातचीत करी थी। और अगर एक बार ये लागू हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट जो है अपने प्रकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, न्यूक्लियर जो पावर है उससे रिलेटेड। यूएस और इंडिया के बीच में जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2018 में शुरू हुआ था, और ये एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किया गया था शुरू। और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जो वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है यूएस की, वे जो है टेक्नो कॉमर्शियल जो ऑफर्स हैं, जो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे उसको फाइनलाइज करने की एक तरफ बढ़ रही हैं। और साथ ही इंडिया ने अभी क्रूड और LNGP जो हमने पीछे बात किया था, यूएस के साथ इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और ये जो टोटल इंपोर्ट है इनका वो 6.7 बिलियन जो है हो गया है, 0 से 6.7 बिलियन तक पहुंच गया है इंपोर्ट। अभी इंपोर्ट शुरू किया है 17 में जो है क्रूड ऑयल का शुरू किया, और 18 में जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का शुरू किया, और वो जो है अभी कितना पहुंच गया है, 6.7 बिलियन पहुंच गया है 0 से। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है एक ग्रोथ डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट छोड़ दिया, ठीक है। 4 नवंबर 2020 को यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट छोड़ दिया, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 3 साल के बाद। उन्होंने अपना ये इरादा बताया कि टू अनड्यू व्हाट हैड बीन सीन एज ए की अचीवमेंट ऑफ हिज प्रेसिडेंसर्स ओबामा, उनके पूर्ववर्ती जो थे ओबामा जी, उनके द्वारा जो भी अचीवमेंट्स थे, ठीक है, उनको वो मानते थे कि ये ही हमारे अचीवमेंट्स होंगे, ठीक है। और ड्यूरिंग हिज 2016 प्रेसिडेंशियल कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप हैड डिस्क्राइब्ड पेरिस एग्रीमेंट अनफेयर। उन्होंने इसको जो है अनफेयर बताया था, मतलब कि निष्पक्ष नहीं बताया था, और कहा था कि इससे यूएस के जो हित हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो वो इसको छोड़ देंगे, और उन्होंने छोड़ दिया। और यूएस जो है पेरिस एग्रीमेंट से नहीं निकल सकता था, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस के रूल्स हैं वो ये ऐसा परमिशन करते हैं कि कोई भी कंट्री जो ज्वाइन करने, किसी भी अकॉर्ड को ज्वाइन करने के 3 सालों के बाद जो है छोड़ सकती थी। तो जो 2 नवंबर 2004 में ये फोर्स में आया था जो ये रूल्स था, तो 3 साल हो गए पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन किए हुए इनको, उन्होंने इसको छोड़ दिया। और इन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था कि
अपने आप ही जो है ये 4 नवंबर 2019-20 को इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, और जो बिडेन है उन्होंने जो है ये कहा था कि हम दोबारा से जो है पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करेंगे, और फिर से जो है जो बिडेन अब बन गए हैं जो कि यूएस के प्रेसिडेंट। तो उन्होंने 2 ट्रिलियन का जो है स्पेंडिंग प्लान, मतलब 2 ट्रिलियन खर्च करने का एक प्लान बताया है। इसमें जो है क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा और क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की इन्होंने बात करी है। क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिनके जिनके डेवलपमेंट्स के बाद क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है किसी रिसोर्सेज की, उसका यूज़ मतलब इस तरीके से होगा कि क्लाइमेट को कम से कम नुकसान होगा, तो उसको क्लाइमेट फ्रेंडली बोलते हैं। लाइक ग्रीन उसको इकोनॉमी भी आप बोल सकते हो कि एक तरीके से ग्रीन इकोनॉमी जो है। ठीक है, क्लीन एनर्जी का मतलब ऐसी स्वच्छ ऊर्जा जिससे कि पॉल्यूशंस न फैले, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस ना हो, इस तरीके से। साइंस, टेक और स्पेस में क्या कोऑपरेशन है। ठीक है, जो ये इनका जो मल्टीफेसेट कोऑपरेशन है भारत और यूएस के बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। जो इंडिया यूएस साइंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट था वो 2005 में साइन किया गया था, और जो अभी 2019 में रिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम जो इंडिया और यूएस के बीच में एक ऑटोनॉमस बाई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 2000 में बनाया गया था, और ये साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी और नवाचार यानी इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है। ठीक है, और ये जो है दोनों देशों के बीच में इस फील्ड में जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, उसको काफ़ी अच्छे से बढ़ा रहा है। दोनों देश जो है सिविल स्पेस, जो नागरिक अंतरिक्ष एरेना आप इसको कहते हैं सिविल स्पेस, उसमें जो है दोनों देशों के बीच में काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट नेविगेशन, ठीक है, और स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, इन क्षेत्रों में जो है दोनों देशों के में काफ़ी लंबा एक तरीके से एक्सपीरियंस रहा है। और इंडिया यूएस जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन सिविल स्पेस कोऑपरेशन जो है रेगुलरली रिव्यूज द स्टेटस ऑफ कोऑपरेशन एंड आइडेंटिफाई न्यू एरियाज फॉर द फर्दर स्पेस कोऑपरेशन। ये जो है हमेशा जो सहयोग के नए एरियाज को तलाशते रहते हैं और जो सहयोग चल रहा है उसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, इंडिया यूएस जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, इसरो और नासा जो है वो भी दोनों देशों के बीच में इस क्षेत्र में जो सहयोग है उसको और गहरा बनाने के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं। लाइक मार्स एक्सप्लोरेशन, ठीक है, हेलियो फिजिक्स और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स जो इंडिया का होने वाला है 2022 में, इसके लिए यूएस से जो है इंडिया को जो है जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको मेडिकल से संबंधित जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो ये यूएस की तरफ से ही आएगा। वहाँ से हम ले रहे हैं यूएस का हेल्प इस रीजन में। ठीक है, और दोनों इससे जो है इसमें जो है मार्स एक्सप्लोरेशन, हेलियो फिजिक्स, जो हेलियो का मतलब होता है सूर्य से संबंधित जो भी भौतिकी का है, उस क्षेत्र में ये दोनों देशों के बीच में जो इसरो और नासा के बीच में जो कोऑपरेशन है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है। और कोविड-19 के दौरान जो यूएस का जो वर्चुअल नेटवर्क्स फॉर कोविड-19 है वो भी जो है इस्टेब्लिश्ड किया गया था, और ये इंडिया और अमेरिकन जो वैज्ञानिक हैं, जो विद्वान हैं, ठीक है, उनको एक साथ जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज़ शुरू करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इंडिया यूएस वर्चुअल नेटवर्क शुरू किया गया था। तो ये साइंस के क्षेत्र में जो है इंडिया यूएस के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा। तो आपको जैसे कि मालूम होगा कि जो इसरो है
वो पिछले कुछ सालों से इसरो जो है जब से बना है, इंडिया ने, यूएस ने जिस स्पेस में जिस अचीवमेंट्स को यूएस के पास जो है, नासा ने जिसको हासिल करने में सैकड़ों वर्ष लगाए थे, वो वहाँ तक पहुँचने में इसरो ने मात्र 35 ईयर्स लिए थे। ठीक है, और इसरो अभी जो है क्या है, अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू कर चुका है। कमर्शियल फ्लाइट्स जो का मतलब होता है कि हम पैसे लेकर के और जो है उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का काम भी शुरू कर चुके हैं। तो ये जो है इंडिया के लिए इसरो जो है एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, जो नासा के साथ कोऑपरेशन होगा इंडिया का, उसके दृष्टिकोण से। तो इसरो और नासा के बीच में जो कोऑपरेशन होगा वो एक तरीके से नए युग में प्रवेश की तरह से होगा। तो हमने इस क्लास में जो है साइंस और इन्वायरमेंट, इन सब में कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच में देखा, और हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे के पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर से हम यूएस इंडिया रिलेशनशिप पार्ट 3 और फाइनल पार्ट्स देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय में मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूँगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जो ज़रूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।